नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन ने संस्कृत वर्णमाला कंप्लीट कर ली थी। आज अपन जो पढ़ेंगे वो प्रकरण अपना संधि प्रकरण का रहेगा। और संधि प्रकरण ध्यान से पढ़े मित्रों। संधि प्रकरण में से आपके प्रश्न रीट के अंदर 2 या 3 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। एक तो परिभाषा पूछ सकता है, एक संधि के भेद पूछ सकता है, और शब्द यानी पद दे देगा जिसका संधि विच्छेद पूछ लेगा, या संधि विच्छेद दे देगा जिसकी संधि पूछ लेगा, या संधि का नाम पूछ लेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो संधि प्रकरण शुरू करते हैं अपन। देखिए मित्रों, संधि समझने से पहले अपन को देखना है कि संधि शब्द किन किन से मिलकर के बना है। तो देखिए संधि शब्द, देखिए मित्रों, संधि शब्द 2 लिख रखे मैंने, संधि और एक संधि। दोनों शब्द ही शुद्ध है, दोनों शब्द ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। और संधि शब्द में अगर लिंग पूछे तो मित्रों संधि शब्द में पुल्लिंग है, अर्थात संधि शब्द जो लिंग ग्रहण करता है वो पुल्लिंग का माना जाता है। देखिए मित्रों, पुल्लिंग का क्यों है? तो देखिए संधि शब्द जो निष्पन्न होता है, संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, तो अपन व्युत्पत्ति करते हैं सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से मिलकर के संधि शब्द निष्पन्न होता है, संधि शब्द बनता है। तो देखिए मित्रों, सम उपसर्ग है, धा धातु है, और की प्रत्यय जुड़ करके संधि शब्द बनता है। की प्रत्यय पुल्लिंग होने के कारण की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और इसलिए संधि शब्द में की प्रत्यय है, और की प्रत्यय होने के कारण संधि शब्द पुल्लिंग है। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, संधि शब्द पुल्लिंग है। और संधि का अर्थ अपन देखें तो देखिए मित्रों, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है मित्रों? मेल। मेल को संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा पर बात आती है कि संधि की परिभाषा किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या कहती है। तो देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा में आपके सामने 3-4 परिभाषा रखूंगा, किसी भी प्रकार के पेपर में पूछ सकता है। तो देखिए मित्रों, संधि की व्युत्पत्ति आप समझ में आई। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय से मिलकर के संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। अब देखिए मित्रों, परिभाषा देखिए संधि की। संधि की परिभाषा आपके सामने 5 परिभाषा मैंने लिखी है। तो देखिए संधि की परिभाषा, पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता संधि का ही पर्यायवाची है, तो याद रखें संहिता ही संधि का पर्यायवाची शब्द है। याद रखें मित्रों, संहिता संधि का ही पर्यायवाची शब्द है। संहिता संधि को ही कहते हैं। तो पर सन्निकर्ष संहिता यानी वर्णों के अत्यधिक अतिशयता को, वर्णों के अत्यधिक अतिशयता अर्थात अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। वर्णों के अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा मित्रों, वर्ण संधानम संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं मित्रों? संधि कहते हैं। तीसरी परिभाषा अपनी है वर्णानाम समायोग है संधि, यानी वर्णों का समायोग को भी संधि कहते हैं। वर्णों के समायोग को भी क्या कहते हैं मित्रों? संधि कहते हैं। चौथी अपनी संधि की परिभाषा है लोपागमा अयोग है वर्ण विकारो व संधि इति युच्यते। संधि उच्यते। देखिए मित्रों, लोप आगम आयोग वर्ण विकारो, विकार अर्थात परिवर्तन, वर्णों का परिवर्तन अथवा संधि उच्यते, उसे अपन संधि कहते हैं। लोप आगम आयोग के द्वारा वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं।
पांचवी परिभाषा मित्रों, द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनेन यह परिवर्तनम भक्ति ससंधि इति कथ्यते। यानी द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनेन, दो वर्णों के परस्पर मिलने से यह परिवर्तनम भक्ति जो परिवर्तन होता है ससंधि इति कथ्यते, वह संधि या उसे संधि कहते हैं। तो देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा अपन ने 5 संधि की परिभाषा पढ़ी थी। एक बार दोबारा देखिएगा, इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछ सकता है, जैसे प्रश्न कोई सा बना सकता है, पर सन्निकर्ष है, डॉट डॉट दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, जैसे आपने प्रश्न दे दिया पर सन्निकर्ष है, पर सन्निकर्ष डॉट डॉट दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। ऑप्शन में दे दिया आपको, क्या ऑप्शन में दे दिया उसने, संहिता। दूसरा ऑप्शन में दे दिया आपको उपसर्ग। तीसरे ऑप्शन में दे दिया आपको प्रत्यय, और चौथा ऑप्शन में दे दिया आपको संहिता। इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है मित्रों। तो याद रखें कि परे सन्निकर्ष है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो परे सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों के सन्निकर्ष अर्थात वर्णों की निकटता को, अतिशयता को संहिता कहता है। याद रखें मित्रों, संहिता कहता है, संहिता नहीं। बच्चे संहिता कर देते हैं, संहिता तो याद रखें प्रत्याहार करने का काम करता है, आदि रंतेन संहिता। तो वहां प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र में संहिता काम करेगा। यहाँ पर संहिता है मित्रों, संहिता, तो पर सन्निकर्ष संहिता। ये एक प्रश्न आपको बताया था, किस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न वो पूछ सकता है। जैसे वर्ण संधानम डॉट डॉट दे दिया उसने, संधि, वर्णाम समायोग है, डॉट डॉट दे दिया, संधि। किसी भी प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। याद रखें मित्रों, तो पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों के अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि, वर्णों के संधान को अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णानाम समायोग संधि, वर्णों के समायोग को भी संधि कहते हैं। लोपागम आयोग वर्ण विकारो व संधि इति उच्यते, अर्थात लोप आगम आयोग वर्ण विकार को भी संधि अपन कहते हैं। यानी इनके द्वारा वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयों परस्पर मिलने, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये मित्रों संधि की परिभाषा थी। ये संधि की 5 परिभाषा है, आप इनको लिखें या स्क्रीनशॉट लें। संधि की परिभाषा में से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है परिभाषा में से, तो एक प्रश्न तो आपकी परिभाषा में से बनता है, एक प्रश्न आपके भेदों में से बनता है, और एक प्रश्न आपके शब्दों में से बनता है। पद जो होते हैं जिनमें से संधि विच्छेद पूछेगा या संधि का नाम पूछेगा। तो देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा अपने पास सामने 5 है, ये संधि की परिभाषा है। अब इसके बाद में देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा के बाद अपन को ये देखना है कि संधि कहाँ करना होता है और कहाँ नहीं करना होता है। तो मित्रों इसके लिए एक श्लोक आपके व्याकरण में उपलब्ध है कि संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षिते, अर्थात संधि को कहाँ करना अनिवार्य है और कहाँ करना ऐच्छिक है। तो याद रखें मित्रों, संहितेक पदे अर्थात एक पद में, किसमें, एक पद में, एक पद में संधि नित्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नित्य। संहिता, संहिता एक पद में नित्य होनी चाहिए। तो एक पद में संधि क्या होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए, यानी करनी चाहिए, संधि करनी चाहिए। नित्या धातु उपसर्ग योग, यानी धातु और उपसर्ग में भी संधि क्या करनी चाहिए? नित्य करनी चाहिए। धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य करनी चाहिए। नित्या समासे, अर्थात समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए और समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए। समास में भी संधि क्या करनी चाहिए? नित्य करनी चाहिए। वाक्य तो विवक्षा अपेक्षित है, अर्थात वाक्य में तो संधि विवक्षा में अपेक्षित है, अर्थात वक्ता के ऊपर अपेक्षित है। किसके ऊपर निर्भर है? वक्ता के ऊपर। वाक्य में
वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वक्ता संधि करे या नहीं करे। कहां पे? वाक्य के अंदर। तो याद रखें, इसमें से प्रश्न बनता है कि एक पद में संधि नित्य होती है, धातु उपसर्ग में संधि नित्य होती है, समास में संधि नित्य होती है, लेकिन वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात वाक्य में संधि ऐच्छिक होती है। तो याद रखें, ऐच्छिक संधि कहां होती है? वाक्य में। अर्थात वाक्य में संधि करना या नहीं करना किसके ऊपर निर्भर करता है? वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाक्य के अंदर संधि करे या नहीं करे। तो याद रखें मित्रों, वाक्य में संधि ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती। तो याद रखें मित्रों, संधि की परिभाषा हुई कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा के बाद संधि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, संधि एक पद में नित्य होनी चाहिए, धातु उपसर्ग में भी नित्य करनी चाहिए, समास में भी संधि नित्य करनी चाहिए, और धातु और उपसर्ग में भी संधि नित्य करनी चाहिए। तो याद रखें मित्रों, अब बात आती है आपकी कि संधि, जब विद्वानों ने संधि की कार्य दशा भी बताई है कि संधि की कार्य दशा कितनी होती है। तो याद रखें मित्रों, संधि की जो कार्य दशा है, संधि की कार्य दशा विद्वानों ने, संधि की कार्य दशा विद्वानों ने 4 प्रकार से बताई है कि संधि की कार्य दशा 4 प्रकार से विद्वानों ने बताई है। वो कौन कौन सी है? देखिए मित्रों, लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव, ये संधि की कार्य दशा बताई गई है। तो मित्रों याद रखें, अगर पेपर में प्रश्न पूछ ले कि संधि की कार्य दशा कितनी होती है, तो याद रखें कि संधि की जो कार्य दशा होती है वो संधि की कार्य दशा 4 बताई गई है। अर्थात विद्वानों ने जो संधि की कार्य दशा मानी है वो संधि की कार्य दशा 4 मानी है। लोप, लोप कहते हैं हटाना, आगम जोड़ना, विकार परिवर्तन करना, प्रकृति भाव संधि निषेध होना। तो याद रखें मित्रों, ये संधि की कार्य दशा बताई गई है। 4 कार्य दशा बताई संधि की, याद रखें, लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव, ये संधि की कार्य दशा बताई गई है। लोप कहते हैं हटाना, आगम जोड़ना, विकार परिवर्तन, प्रकृति भाव निषेध। तो इस प्रकार से संधि की 4 कार्य दशा विद्वानों ने मानी है। तो ये आपके संधि की परिभाषा हुई। संधि कहाँ करना चाहिए, ये आपके सामने हुआ। संधि करने के लिए कार्य दशा कितनी मानी है, कार्य दशा कितनी होती है, विद्वानों ने कार्य दशा कितनी मानी है। तो संधि का कार्य करते समय जो विद्वानों ने कार्य दशा मानी है वो 4 कार्य दशा मानी है, लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव। तो ये मित्रों, अब इसके बाद आपके सामने ये आता है कि संधि के कितने भेद है। इसको उतारो मित्रों, उतार लिए तो फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके काम आएगा। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संधि के भेद। तो देखिए मित्रों, संधि के भेद अपन पढ़ेंगे और संधि के भेद के बारे में विद्वानों में मतभेद चलता रहता है। तो देखिए, संधि भेदा और संधि भेदा अपन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, संधि के भेद अगर अपन माने हैं तो देखिए, संधि के भेद पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में अपन देखें, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ और अष्टाध्यायी ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ
देखिए मित्रों, संधि के भेद कितने माने हैं। ये पाणिनि शिक्षा ग्रंथ एक ग्रंथ है जो पाणिनि के द्वारा रचित है, और अष्टाध्यायी ये भी एक ग्रंथ है जो भी पाणिनि के द्वारा रचित है। लेकिन पाणिनि का ये वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है, और ये अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये लौकिक व्याकरणिक ग्रंथ है। तो याद रखें मित्रों, संधि के जो भेद पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अंदर बताए गए हैं वो संधि के 5 भेद बताए गए हैं, और अष्टाध्यायी ग्रंथ में भी संधि के 5 भेद बताए गए हैं। याद रखें मित्रों, 5 भेद पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में बताए गए हैं, और अष्टाध्यायी ग्रंथ में भी संधि के 5 भेद बताए गए हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं वो भी देखिए मित्रों। इन्होंने बताया नंबर 1 भेद अच, जिसको अपन स्वर संधि कहते हैं, अच संधि। नंबर 2 हल संधि, जिसको मित्रों व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 4 प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। और नंबर 5 स्वादि संधि, स्वादि संधि। तो मित्रों याद रखें, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अंदर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, और अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर भी संधि के 5 भेद ही बताए गए हैं। तो याद रखें, दोनों ग्रंथ ही पाणिनि के द्वारा रचित है। ये लौकिक व्याकरणिक ग्रंथ है, और पाणिनि शिक्षा ग्रंथ ये वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में संधि के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है अच संधि, दूसरा हल संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा प्रकृति भाव संधि, और 5वां है स्वादि संधि। अब मित्रों इसके बाद अब आपको मान ले चलता हूँ 18वीं शताब्दी के आसपास, जहाँ एक विद्वान हुए थे, और विद्वान का नाम है, देखिए मित्रों यहाँ लिख देता हूँ दोनों ही, अष्टाध्यायी ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथों में याद रखें संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन अब मैं आपको मान ले चलता हूँ 18वीं शताब्दी के आसपास, जहां पर आपको याद होनी चाहिए विद्वान हुए थे भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत भट्टोजी दीक्षित का जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी में भी संधि के 5 भेद इन्होंने बताए हैं मित्रों। सिद्धांत कौमुदी में भी संधि के 5 भेद भट्टोजी दीक्षित ने बताए हैं। लेकिन मित्रों भट्टोजी दीक्षित के शिष्य की अपन बात करें, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य की अपन बात करें, और इनके शिष्य थे वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य इनका ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। तो देखिए मित्रों भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, जिसमें संधि के 5 भेद बताए गए हैं। लेकिन भट्टोजी दीक्षित के शिष्य है वरदराजाचार्य जी, और वरदराजाचार्य ने अपना जो ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, इस ग्रंथ के अंदर संधि के इन्होंने
तीन भेद स्वीकार किए हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं, अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से इन्होंने संधि के तीन भेद माने हैं। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से अपन देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से संधि के 5 भेद होते हैं। तो पेपर में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से संधि के कितने भेद होते हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से संधि के 5 भेद होते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से अपन संधि के भेद देखें तो संधि के 3 भेद होते हैं, अर्थात जो वरदराजाचार्य जी ने स्वीकार किए हैं। तो याद रखें मित्रों, अब लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए मित्रों, इन्होंने 3 भेद जो स्वीकार किए हैं, पहला इन्होंने स्वीकार किया है अच संधि, दूसरा इन्होंने स्वीकार किया है हल संधि, और तीसरा इन्होंने स्वीकार किया है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से वरदराजाचार्य ने जो संधि के भेद बताए हैं वो 3 बताए हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इन्होंने बताया कि प्रकृति भाव जो संधि है वो संधि निषेध माना गया है, इसलिए इसको संधि नहीं माना था। और स्वादि संधि को भी वरदराजाचार्य ने विसर्ग संधि का भेद बताया है कि जो स्वादि संधि है वो विसर्ग संधि का ही भेद होने के कारण इसे भी संधि स्वीकार नहीं की है। और प्रकृति भाव संधि निषेध होने के कारण वरदराजाचार्य जी ने संधि स्वीकार नहीं की है। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, संधि के भेद आपके सामने स्पष्ट है कि संधि के भेद अगर पेपर में आपके आ जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको याद रखना है संधि के 5 भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृतिभाव संधि और स्वादि संधि। अगर पेपर में पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुद्याम अनुसारेण संधि कति भेदा संति, तो याद रखें लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, अर्थात वो पूछे कि वरदराजाचार्य मतानुसारेण संधि कति भेदा संति, तो याद रखें वरदराज मतानुसारेण संधि के 3 भेदा संति। कितने भेद है? 3। अगर आपसे पूछे कि भट्टोजी दीक्षित मतानुसारेण संधि कति भेदा संधि, तो 5 याद रखें। अगर ग्रंथ भी पूछे कि सिद्धांत कौमुदी मतानुसारेण संधि कति भेदा संति, तो याद रखें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी संधि के 5 भेद होते हैं। और इधर पूछे कि अष्टाध्यायी मतानुसारेण संधि कति भेदा संधि, तो याद रखें 5। और पाणिनि शिक्षा अनुसारेण संधि के 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न याद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से भी पूछ सकता है, ग्रंथ का नाम भी पूछ सकता है, ग्रंथ का नाम देख करके पूछ सकता है और रचनाकार का नाम देकर भी वो पूछ सकता है। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के 5 भेद आपके सामने हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा, संधि के भेद अष्टाध्यायी ग्रंथ जो व्याकरणिक लौकिक ग्रंथ है पाणिनि का, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ ये एक वैदिक व्याकरणिक ग्रंथ है पाणिनि का। इन दोनों ग्रंथों में पाणिनि ने संधि के 5 भेद स्वीकार किए हैं। संधि के कितने भेद स्वीकार किए हैं? 5 भेद स्वीकार किए हैं। जबकि अपन बात करें, अगर आगे अपन बात करें तो भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी में भी, भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी में भी संधि के 5 भेद बताए गए हैं। जबकि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य जी ने संधि के 3 भेद स्वीकार किए हैं। कौन से ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में। तो याद रखें मित्रों, वरदराजाचार्य जी ने संधि के 3 भेद जो बताए हैं वो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, इन 3 संधियों को उन्होंने स्वीकार किया है। तो याद रखें, अगर पेपर में प्रश्न भी आ जाए कि सैद्धांतिक दृष्टि से संधि कति भेदा संधि, तो 5 और व्यावहारिक दृष्टि से संधि के भेद पूछे तो याद रखें संधि के व्यावहारिक दृष्टि से 3 भेद होते हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से संधि के 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार संधि के भेद हो गए। अब मित्रों अपन नंबर 1 से लेंगे अच संधि प्रकरण, जो अपन अगले वीडियो में लेंगे। बस छोटे छोटे वीडियो ही आप पढ़ते रहे, देखते रहे,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रीट के अंदर 30 प्रश्न में से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा मित्रों, नहीं होगा। लेकिन आपको इस चैनल के साथ, संस्कृत सुर भारती यूट्यूब चैनल के साथ बना रहना है, और बने रहने के साथ साथ आपको रोज जो वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है उन वीडियो को डेली रोज देखें, याद करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि रीट के अंदर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अब अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।